Hello students, myself Anil Patil from Catalyst Classes, Faculty of Chemistry। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट वेंट ऑफ फैक्टर। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द चैप्टर सोल्यूशन। लेकिन इस चीज में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जेईई और नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, उनको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स, है ना। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स और टिप्स में बताने वाला हूँ वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, जो आपका लेक्चर आपने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर आपको सबको याद होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो थी, आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो थे उसका मतलब क्या था? ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जैसे आपने पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, है ना। किस पे डिपेंड करती है? दे डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट। तो अगर मैंने आपको कहा था कि जब मैं कोई सॉल्यूट डालता हूं, मान लो मेरे पास ये कोई सॉल्यूशन है, मान लो मेरे पास ये कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, पानी है मान लो। अब मैं इसमें जब कोई सॉल्यूट ऐड करूंगा, जैसे मैंने कोई भी सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है। अब ये सॉल्यूट अंदर जाने के बाद अगर एसोसिएट या डिसोसिएट हो गया, इन दोनों में से अगर कोई चीज होती है, सॉल्यूट को ऐड करने के बाद सॉल्यूशन में वो जाके एसोसिएट हो गया या डिसोसिएट। एसोसिएट यानी साथ में आ जाना, जैसे 2 पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल बना दिया, डाइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन मतलब 3 पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना दिया, ट्राइमराइजेशन, है ना। डिसोसिएशन मतलब ब्रेक हो जाना, मतलब डिसोसिएट मतलब एक पार्टिकल 2 में बढ़ गया, जैसे NaCl सॉल्यूशन में गया तो Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग। तो अगर ऐसा कभी होता है तो उस केस में आपको वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना जरूरी होता है। ये फैक्टर जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग I से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाए, मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई सॉल्यूट है वो अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है तो बताओ उसका वेंट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यही ट्रिक्स को मैं अभी सॉल्व करना बताता हूं आपको। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ। चलिए वेंट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाए, या फिर किसी भी सॉल्यूट के लिए वेंट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि सॉल्यूट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसको सॉल्यूशन में जाने के बाद जो आयंस बना दे, राइट। तो मेरे पास देखो, आपने पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, है ना। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सॉल्यूशन में जाने के बाद 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? ये 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, राइट। अब ये 100% डिसोसिएट हो जाए तो इनके लिए वेंट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाए? जैसे एग्जांपल है, मेरे पास मान लो HCl है, मैंने HCl का सॉल्यूशन बनाना, वो क्या बना देगा? H प्लस Cl माइनस। मान लो मेरे पास HNO3 है, HNO3 सॉल्यूशन बना दूंगा, क्या बना देगा? H प्लस NO3 माइनस। मान लो मेरे पास H2SO4 है, क्या बना देगा? 2H प्लस बनाएगा प्लस SO4 2 माइनस। या फिर HClO4 क्या बनाएगा? H प्लस ClO4 माइनस। अब ये ऐसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन शॉर्ट ये 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो इन सब के लिए हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? देखो बहुत सिंपल है। आपने डिग्री ऑफ अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आपने, क्या था? I-1/n-1। ये था टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएशन हुआ है। अब यहाँ पे 100% डिसोसिएशन हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय 100%? 100% का मतलब होता है अल्फा इक्वल्स टू 1। दिमाग में डालो, 100% हो रहा है तो अल्फा इक्वल्स टू 1। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 90% डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा क्या लोगे? 0.9, है ना। 70% हो रहा है तो अल्फा क्या लोगे? 0.7, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लेना है, यहाँ पे आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होगा? 1 होगा। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखते हैं। अल्फा अगर मैं 1 ले लूँ, तो 1 इक्वल्स टू I-1/n-1 हो गया, राइट। अब ये n-1 इधर आएगा तो n-1 इक्वल्स टू क्या हो गया? I-1। अब यहाँ पे ये -1 तो
दोनों इक्वल साइड है तो n इक्वल्स टू क्या हो गया I। मतलब इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स में जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आता है आपको क्वेश्चन में, जेईई या नीट में जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अगर आपको पूछा गया जो 100% डिसोसिएट हो रहा है, उसकी वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा उसके नंबर ऑफ आयन से इक्वल होता है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल है, HCl का वेंट ऑफ फैक्टर पूछा कितना आयंस बना रहा है, 2 आयंस बना रहा है, तो I की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई। कितना आयंस बना रहा है, ये एक और ये एक, I की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। कितना आयंस बना रहा है, ये 2 और ये एक, कितना I की वैल्यू 3। यहाँ पे कितना आयन बना रहे हैं, 1 और 2, यानी I की वैल्यू कितनी होगी 2। यानी वेंट ऑफ फैक्टर मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट किया जब भी सॉल्यूट पार्टिकल 100% डिसोसिएट होता है। दिमाग में डाल लो, जब भी 100% डिसोसिएट होगा तो I की वैल्यू जो होगी वेंट ऑफ फैक्टर की, इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ आयंस। दिस सेम केस इज फॉलोड फॉर सॉल्ट एज वेल। कोई भी सॉल्ट, जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास मान लो NaCl है, तो NaCl भी क्या बनाएगा Na प्लस Cl माइनस, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, I की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि 2 आयंस बना रहे हैं। उसी तरीके से मान लो K4 FeCN6 है ना, क्या ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट कितना बनाएगा K4, यानी 4K प्लस बनाएगा प्लस FeCN6 एक मिनट मैं इसको यहां पे बताता हूं, ये आपको समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं हम लोग सॉल्ट्स के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था K4 FeCN6, ठीक है, इसका वेंट ऑफ फैक्टर बताना है, 100% डिसोसिएट हो रहा है। कितने K4 है, 4 K है। दिमाग में रखना इन कंपाउंड्स को, जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है उन कंपाउंड्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रैकेट के अंदर वाले आयंस कभी आयनाइज नहीं हो सकते, दे आर नॉन आयनाइजेबल। ब्रैकेट के बाहर वाले हो सकते हैं। तो कितने आयनाइज हो गए, 4K, तो 4K प्लस अब ये K पे टोटल चार्ज कितना हो गया, 4 × +1 यानी +4 हो गया, तो इधर कितना आएगा -4, यानी हो जाएगा FeCN6 4 माइनस। समझ में आया, टोटल चार्ज पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो कितना आयंस बना रहा है, I की वैल्यू कितनी होगी इसकी, ये 4 और ये 1, ये पूरा एक आयन है, तो 4 और 1 कितना हो गया, I की वैल्यू हो जाएगी 5। सिंपल है वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना। अगर पूछ लिया आपको K3 FeCN6 के लिए क्या होगा इसका, बताओ, 3K प्लस है, 3K प्लस, अब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 3 प्लस, तो इस ब्रैकेट पे कितना आएगा 3 माइनस, यानी FeCN6 3 माइनस, 3 + 1 कितना हो गया, I की वैल्यू 4 हो गई। तो बहुत ही सिंपल है, वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट आप 2 मिनट में कर सकते हो। व्हेनेवर देयर इज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हिच गेट्स 100% डिसोसिएट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा 100% डिसोसिएट होते हैं, उनकी अल्फा की वैल्यू 1 होती है। तो आपने इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद आपको क्या पता चला कि हमेशा वेंट ऑफ फैक्टर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इज इक्वल्स टू n, यानी नंबर ऑफ आयंस जितने बन रहे हैं। NaCl में 2 बन रहे थे, Na प्लस HCl में, सो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। अब कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जैसे जिनका वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है I की वैल्यू जो होती है ना, वो 1 होती है। वो कब होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। शुगर, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ग्लूकोज फॉर्मूला पता है ना, C6H12O6, यूरिया मतलब NH2CO NH2, सही है, यूरिया, ये सब की I की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। मतलब यहां पे ना एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन होता है। दिमाग में रखना है, इन केसेस में ना एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा। तो सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूं मैं, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है इनके बारे में पूछा गया तो वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछा गया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा I की वैल्यू इक्वल्स टू n होता है इफ इट गेट्स 100% डिसोसिएट। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे वीक एसिड एंड वीक बेसिस के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर वीक एसिड एंड वीक बेसिस। अब मान लो मेरे पास कोई वीक एसिड दे दिया है, ठीक है, कोई वीक एसिड दे दिया है, तो आपको पता है कि वीक एसिड या बेस की बात भी करता हूं साथ में, दोनों में कोई भी आया तो आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो मेरे पास कोई वीक एसिड है, चलो वीक एसिड का मैं एग्जांपल ले लेता हूं।
जैसे मेरे पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड है राइट, या फिर HCN, ये क्या है, वीक एसिड है। अब ये क्या होते हैं, इनकी खासियत क्या होती है, जब भी वीक एसिड आते हैं तो दे डू नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। यू शुड रिमेंबर दे डू नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। व्हाट डज इट मीन, मतलब होता क्या है कि डिसोसिएट नहीं हो रहे है ना, तो डिसोसिएट नहीं हो रहे मतलब इनका अल्फा 1 नहीं होगा। ये हो सकते हैं 60% डिसोसिएट, 40% डिसोसिएट। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया, अब जेईई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया या नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर CH3COOH इफ अंडरगोस, मान लो इफ अंडरगोस 50% डिसोसिएशन, अब मैं फिक्टिशियस फिगर ले रहा हूँ, 50% वो जरूरी नहीं है 50% ही हो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कुछ भी आ सकता है, 40% 30% कुछ भी आ सकता है। आपको बोल दिया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, कैलकुलेट आई, यानी वेंटा फैक्टर क्या होगा। देखो इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, जब भी आपको डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो रहा है मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सिंपल लॉजिक लगा देना। आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अल्फा का फॉर्मूला क्या है, I-1/n-1, ये आपने पढ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब क्या करना है, 50% डिसोसिएशन है यानी अल्फा कितना हो जाएगा 0.5 राइट। आई तो फाइंड कर रहे हैं तो आई की जगह पे I-1, n मतलब कितने आयंस बनाएगा। अब आपको पता है ये कितने आयंस बनाता होगा, CH3COO- प्लस H प्लस, यानी 2 आयंस बना रहा है राइट। तो n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 - 1 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 हो गया मतलब 0.5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I-1, ये 1 तो इधर जाएगा तो वही सेम रहेगा। अब ये अगर आप I की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो -1 इधर आएगा तो क्या जाएगा +1, यानी 1.5 मेरा इसकी I की वैल्यू मिल गई। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस को। जैसे अगर पूछ लिया, अगर मान लो HCN जो है ना, या HCN जो है इट अंडरगोज 40% डिसोसिएशन है ना, 40% डिसोसिएशन, आई की वैल्यू क्या होगी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। सेम फॉर्मूला यूज करना है, अल्फा क्या ले लोगे 0.4 ले लोगे, एन मतलब कितना आयंस बना रहा है HCN मतलब H और CN 2 आयंस बना रहा है, एन की वैल्यू 2 ले लोगे, कैलकुलेट करो आई की वैल्यू मिल जाएगी। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना इस मेथड से। सो दिस आर सम वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट में वेंटा फैक्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। सो अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि FeCl3 XH2 का आपके पास कोई सोल्यूशन है, ओके कोई सोल्यूशन है, इसमें मैंने मान लो इसमें मैंने ऐड कर दिया है, इस सोल्यूशन के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा AgNO3 ऑन एडिंग AgNO3 टू FeCl3 XH2O इट गिव्स, मान लो ऐसा बोल दिया है, इट गिव्स 1 मोल व्हाइट PPT, या फिर ऐसे बोल दिया इट गिव्स, या फिर हाँ और इस तरीके से पूछ सकते हैं, या फिर पूछ लिया इट गिव्स 2 मोल व्हाइट PPT, ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लिया इट गिव्स 3 मोल्स व्हाइट PPT, या फिर ऐसे बोल दिया कि कोई PPT नहीं बना, नो PPT, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, मतलब इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट आ गया। क्वेश्चन कैसे आएगा कि ऑन एडिशन ऑफ AgNO3 टू FeCl3 XH2O इट गिव्स 1 मोल ऑफ व्हाइट PPT, देन कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। तो बताओ इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी, या इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी, है ना, या फिर इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी। मतलब अगर वो 100% डिसोसिएट हो रहा है तो, अगर परसेंटेज दिया तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता है। चलिए बात करते हैं कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो अभी आपको पता है कि मैं जब AgNO3 डालूंगा तो ये व्हाइट PPT किसका बन रहा होगा, AgCl के साथ व्हाइट PPT बनाता है तो AgCl। तो सबसे पहला केस लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको A दे देता हूँ। तो पहले केस में आपको क्या बोला है कि जब आप AgNO3 डाल रहे हो FeCl3 XH2O में तो 1 मोल व्हाइट PPT बन रहा है। अब 1 मोल का मतलब क्या है कि एक Cl, देखो इनको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट होता है। अब 1 मोल क्या बन रहा है, 1 मोल व्हाइट PPT बन रहा है, तो इसका मतलब इन 3 Cl में से 1 Cl बाहर की तरफ है ना, 3 Cl में से 1 Cl क्या है, बाहर की तरफ है, राइट। अब बचे कितने Cl, ये Fe हो गया। अब 1 Cl बाहर चला गया तो बचे कितने, 2, तो FeCl2। अब ये जो Fe होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है
Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, मतलब Fe 6 को होल्ड कर सकता है। अब ये 2 तो Cl हो गए, तो बाकी वाटर कितने हो गए, H2O कितने हो गए, 2 और ये 4, 4 + 2 6 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे उसी तरीके से आप देख सकते हो कितने आयंस बनेंगे इसके, एक बनेगा ये प्लस और एक बनेगा ये माइनस, यानी ये एक आयन है और ये एक आयन है, मतलब कितने आयंस बन रहे हैं, 2, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो पहला वाला सॉल्व हो गया। या फिर आपको बोल दिया कि इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ व्हाइट पीपीटी, तो 2 मोल्स का मतलब देखो बी को कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है। 2 मोल्स बन रहा है मतलब 2 Cl क्या हो गए, बाहर हो गए, 2 मोल्स बन रहा है मतलब 2 Cl बाहर हो गए। अब कितने Cl बच गए हैं, 1, तो Fe के साथ कितना Cl होगा, सिर्फ एक ही Cl होगा। अब बाकी वाटर कितना होगा, 6 होने चाहिए टोटल अंदर ब्रैकेट के अंदर, Fe को छोड़ के, हाँ Fe के साथ 6 होने चाहिए, एक Cl हो गया, तो वाटर कितने हो गए, 5 हो गए, हो गया 5 + 1 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, और 2 Cl, कितने आयंस बनेंगे इसमें, इसको अगर डिसोसिएट करूंगा तो कितने आयंस बनेंगे, 2 Cl- आयन बनेंगे, राइट। और ये एक 2+ आयन बनेगा, क्या बनेगा, FeCl H2O 5 क्या 2+, कितने आयंस बने, ये 2 और ये 1 है ना, यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। In the same way you can calculate for this case and this case as well। मतलब बहुत ही आसान है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए अभी और एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे आपको इक्वेशन में दिया है Ki + Hgi2 gives rise to K2 Hgi4, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। फिर से आपको बोल दिया गया होगा कि यहाँ पे आपको पूछेंगे कि आई की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। देखते कैसे सॉल्व करना है, आई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, कैसे बात कर सकते हैं। देखो अगर सिंपल लॉजिक लगाओगे तो यहाँ पे आपके जो आयंस है ना, यहाँ पे टोटल आयंस देखो, आई की वैल्यू यहाँ मैं निकाल सकता हूँ, कितने हो गए बताओ, ये 2K+ बनाएगा, है ना। इसको अगर मैं डिसोसिएट कर दूं, ब्रेक कर दूं, क्या बनेगा, 2K+ प्लस ये क्या बनेगा, Hgi4, ये 2 पॉजिटिव चार्ज यानी इधर 2-, यानी कितने आयंस बने, 3, ठीक है, 3 आयंस बन रहा है। और अगर मैं इस तरफ देखूं तो ये मेरा सल्यूट है, मान लो अभी कितने आयंस बना रहा है, K और ये प्लस और ये माइनस, यानी कितने बना रहा है, I = कितना है, I = 2 है। तो आपको लग रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। हमेशा जब भी इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहता है तो आपको पहले इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो देखो इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस करूंगा तो 2K है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। अब ये कितने आयंस बनाएगा, देखो आई की वैल्यू 2 नहीं होगी इसकी, 2K+ और 2I- बनाएगा, यानी 2K+ एंड 2I- आयन बनाएगा, मतलब आई की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब एक्चुअली में आयंस जो है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, यानी यहाँ पे आई की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे जा रहे हो तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इससे जब ये बन रहा है तो आई की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता हूं जिसमें आपको पीएच दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि वेंटॉफ फैक्टर कैलकुलेट करो। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पीएच वाला है। जैसे इससे आपको क्वेश्चन में दिया है कि पीएच ऑफ 0.01 मोलर HCN इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेंटॉफ फैक्टर। तो ये जो क्वेश्चन है ये जेई और नीट में आता है नॉर्मली जेई में आने के ज़्यादा चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन के। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम लोग कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे ये टोटली आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा होगा आपको, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग ने पढ़ा नहीं अब तक। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो आपको जब पीएच दिया हो तो आपको क्या करना है, आपको पीएच का फॉर्मूला पता है कि पीएच इक्वल्स टू क्या होता है, -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन या फिर H3O+ आयन, राइट। ये आपने पढ़ा होगा एसिड के लिए H+ का कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे H+ जो होता है H+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला को अगर लॉग हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस pH हो जाएगा, नहीं है, ठीक है। तो H+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस pH। अगर यहाँ से अगर मैं हटा दूँ log⁻10 तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस pH। अब नेक्स्ट कैसे करना है, अब देखो इसका यूज हम लोग करने वाले हैं, लेकिन पहले लिख लेते हैं HCN है ना मेरे पास, तो HCN, राइट। तो HCN क्या बनाएगा, H+ प्लस Cn माइनस। अब मान लो इसका कंसंट्रेशन अगर मान लो इसका अगर कंसंट्रेशन 1 है तो शुरुआत में क्या होगा, इसका 0 होगा बिफोर,
बिफोर डिसोसिएशन क्या होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 1 होता है, प्रोडक्ट का 0 होता है बिफोर, शुरुआत में प्रोडक्ट तो 0 होता है। अब कुछ देर बाद मान लो इसमें से कुछ सी अल्फा या फिर सी अल्फा डिसोसिएट हो गया, सी अल्फा डिसोसिएट हो गया। अल्फा मतलब डिसोसिएशन डिग्री और सी मतलब मान लो कंसंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म आपको यूज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, सी इंटू, ये मैं सी ले देता हूँ इसको, सी इंटू 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं इसको, सी माइनस अल्फा, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, सी अल्फा, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, सी अल्फा। अब ये जो है इसको और इसको इक्वेट कर दो, क्या करो, इसको और इसको इक्वेट कर दो। कैसे इक्वेट करोगे, आपको सिंपल क्या करना है, सी अल्फा, सी मतलब कंसंट्रेशन, राइट, तो कंसंट्रेशन कितना है 0.01, तो मैं लिख सकता हूँ 0.01 इंटू अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस पीएच, माइनस पीएच मतलब कितना है पीएच 3, दोनों को इक्वेट कर दिया है। अब यहाँ पे आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, अल्फा इक्वल्स टू क्या जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 0.01, यानी अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो आपका आंसर कितना आएगा, अराउंड 0.1 आ जाएगा, राइट। तो ये मिल गया आपको अल्फा। अब आपको आई कैलकुलेट करना है, तो आई कैसे करोगे, आपको फॉर्मूला पता है, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या था, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, अल्फा इक्वल्स टू क्या था, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 बाय n माइनस 1, n क्या था, नंबर ऑफ आयंस, कितने बना रहा है, 2 बना रहा है, यानी n की वैल्यू है 2, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अब क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया, उसको इग्नोर कर दो। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 0.1, तो इधर डाल दो अल्फा की वैल्यू 0.1, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.1, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1.1, यानी आपका आई का वैल्यू आ गया 1.1। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, ये नॉर्मली जेईई मेंस में आता है क्वेश्चन, तो आप याद रख सकते हो कैसे सॉल्व करना है। बस आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है 10 टू द पावर माइनस pH, और H प्लस इक्वल्स टू सी अल्फा, सी अल्फा मतलब कंसंट्रेशन, मतलब इतना डिसोसिएट हुआ है आफ्टर डिसोसिएशन सी अल्फा उसका कंसंट्रेशन मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर देना है, फॉर्मूला में पुट करना है, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0.1 मोलर HCN है आपके पास विथ K वैल्यू आपको पता होगा, K आपने 11 में पढ़ा होगा। K का मतलब क्या होता है, इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो 10 टू द पावर माइनस 5 दिया है, आपको बताना है उसका वेंटा फैक्टर क्या होगा और अल्फा का वैल्यू क्या होगा। देखो बहुत ही अलग क्वेश्चन है एंड दिस इज आल्सो रिलेटेड टू जेईई एंड नीट। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते देखते हैं। आपको K दिया है तो आपको K का इक्वेशन तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा आप डायरेक्ट भी वैसे याद रख सकते हो K का इक्वेशन क्या होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जैसे HCN है, क्या होगा डिसोसिएट होके H प्लस प्लस Cn माइनस, राइट। अब बिफोर डिसोसिएशन कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका 1 और इसका 0 0 है ना, या फिर इसका C ले लो या फिर इसका 0 0 है ना। अब इस C कंसंट्रेशन में से C अल्फा डिसोसिएट हो गया, ये बन गया C अल्फा और ये बन गया C अल्फा, मतलब C कंसंट्रेशन था शुरुआत में, उसमें से C अल्फा डिसोसिएट हो गया, बचा कितना C माइनस C अल्फा। अब आपको पता है कि K का फॉर्मूला जो होता है, K आपने 11 में पढ़ा होगा, K का फॉर्मूला क्या होता है, K इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो गया C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन रिएक्टेंट कितना बचा है C माइनस C अल्फा। सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। अभी इसमें से C कॉमन ले लो, नीचे से C कॉमन ले लो, तो C कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा 1 माइनस अल्फा बच जाएगा और एक C कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये क्या मिला, K का इक्वेशन मिल गया। आपको याद रखना है K का इक्वेशन क्या मिला, अगर आपको डायरेक्टली याद रख सकते हो तो याद रखो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा K की फॉर्मूला है। अब क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा जो है वो बहुत ही छोटा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है HCN क्या है, वीक एसिड है, तो 1 माइनस अल्फा को आप इग्नोर कर सकते हो, है ना। तो K इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, K इज इक्वल्स टू बच जाएगा C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K बाय C। सही है, मैंने 1 माइनस अल्फा को इग्नोर कर दिया, क्यों, अल्फा बहुत ही छोटा था। अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K बाय C। अब अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ K बाय C, डायरेक्टली याद कर लो, अल्फा का फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है, पुट करो फॉर्मूला में, K की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर माइनस 5 अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन C कितना है कंसंट्रेशन 0.1
0.1, यानी आप यहाँ पे 0.1 पुट कर दो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 10 to the power -4, ये 10 to the power -1 है, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा तो कितना देगा 10 to the power -4, इसका निकालोगे तो कितना मिलेगा 10 to the power -2 मिलेगा, यानी दैट इज नथिंग बट 0.01, राइट। ओके, तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई, कितने मिली 0.01। अब आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई है, उसको पुट कर दो आई के फॉर्मूला में। अब आई का फॉर्मूला क्या था, वही सेम फॉर्मूला लगाना है, अल्फा इक्वल्स टू i - 1 by n - 1, यानी n की वैल्यू कितनी है HCN के लिए 2 है ना, तो 2 लगा दो इधर, और अल्फा की वैल्यू कितनी मिली है 0.01, इधर लगा दो 0.01। अब पुट कर दोगे 2 - 1 कितना होगा 1, यानी तो ये तो इग्नोर हो गया, तो बचा क्या 0.01 इक्वल्स टू i - 1, -1 इधर आएगा तो +1, यानी i इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 1.01, ये मिल गया आपको i की वैल्यू। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नॉर्मली जेईई और नीट में ही आते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, तो दिमाग में डाल लो इन क्वेश्चंस को। तो फाइनली हम लोग ने सारे टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दे लिए वेंट ऑफ फैक्टर से, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ। तो आपने जो पढ़ा, तो देखो डिसोसिएशन में आपने क्या पढ़ा कि अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू i - 1 by n - 1, ये होता है डिसोसिएशन के लिए। किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन में आपका फॉर्मूला आता है अल्फा इज इक्वल्स टू i - 1 by 1 by n - 1, ये होता है डिसोसिएशन के लिए। आपको मैंने पहले ही कहा कि अल्फा अगर 100% है तो अल्फा की वैल्यू 1 लेनी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है, बाकियों के लिए परसेंटेज के हिसाब से 70% है तो 0.7, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड साथ साथ में आपने जो फॉर्मूलाज और पढ़े हैं, जैसे आपने पढ़ा कि आई की वैल्यू और एक कर सकते हैं, आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जिससे आप आई कैलकुलेट कर सकते हो। साथ साथ में आई का और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, दैट इज ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या कुछ भी, ठीक है। तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ हम लोग ने जेईई मेंस के वाले क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें आपने पढ़ा था डिसोसिएशन, मतलब H+ का कंसंट्रेशन क्या था, तो H+ का फॉर्मूला क्या था 10 to the power -pH, ये फॉर्मूला याद रखना जब भी pH वाला क्वेश्चन आते हैं तब। या फिर Ka का रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि Ka इज इक्वल टू क्या था C∝² अपॉन 1 - अल्फा, ये भी रिलेशन याद रख सकते हो। साथ साथ में अल्फा अगर बहुत छोटा है तो वहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या होता है √Ka/C, C मतलब कंसंट्रेशन है, K मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो सारे जितने भी फॉर्मूलाज है सबको समराइज करके आपको याद करना है। और वेंट ऑफ फैक्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा मेंस में या आपकी नीट में तो आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।